छत्तीसगढ़ जुडिशरी देने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ, 26 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आ गया है छत्तीसगढ़ सिविल जज का, जिसमें कि 57 वैकेंसीज हैं। 15 जो है इसमें सब्जेक्ट हैं और 16वां सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है वो हो गया है छत्तीसगढ़ की जीएस का। बाकी बहुत इजी यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो आप जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग बिगिनर है, शुरुआत कर रहे हैं, तो जो हमारे मेजर 7 लॉज होते हैं या फिर कुछ जो माइनर लॉज होते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए भी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बट आज इस वीडियो में हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ 3 उनके लोकल लॉज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट एक्साइज एक्ट है, ठीक है, 1915 का। एक आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है और एक लैंड रेवेन्यू है। सबसे पहले जो हमने शुरुआत की है छत्तीसगढ़ के लिए वो वन लाइनर टाइप में की है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस है वो हैं 14। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं। आखिर तक बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। और साथ साथ जो नोट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आप प्लीज़ अपना एक सेल्फ नोट्स जो इनके अकॉर्डिंग बना के चलें, क्योंकि हमने पूरा जो भी 14 के 14 एक्ट सेक्शंस हैं उनके अंदर की हर चीज़ को और फैक्ट को जो है वन लाइनर में यहाँ पर कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो एक्ट है, सॉरी थोड़ा वैसा लिखा हुआ है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, इंग्लिश में कहेंगे द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। एक्ट नंबर है देखिए 19, यानी कि 19वां एक्ट नंबर इसका 19 है, 19 है। इसमें देखिए टोटल जो है 14 सेक्शंस हैं और 4 इसके अंदर अनुसूचियां हैं, जो कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बाध्यताओं की बात करती हैं। अब यहाँ हम आपको पहले ये भी बता दें कि राष्ट्रपति की जो कंसेंट मिली है इस अधिनियम को, वो मिली है 5 अक्टूबर 2012 को, और उससे पहले राज्यपाल की कंसेंट इसको मिल चुकी है 23 मई 2011 को। जी हाँ, 23 मई 2011 गवर्नर की कंसेंट और 5 अक्टूबर 2012 प्रेसिडेंट की कंसेंट, और प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद 6 नवंबर 2012 को ही छत्तीसगढ़ पर इसे लागू कर दिया गया। अब हम यह नहीं कह सकते कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू किया गया, क्योंकि देखिए ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट आया है छत्तीसगढ़ का, इसकी जगह पहले जो है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 जो है लागू हुआ करता था, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को रिपील्ड करके ये अधिनियम जो है बनाया गया है। तो इसीलिए जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर तो ये लागू नहीं है, बशर्ते उसके कुछ क्षेत्रों पर आज भी जो है छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 जो है लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जिन जगहों पर यह एक्ट लागू नहीं होगा वहाँ पर उन जगहों पर छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 जो है लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये कही गई हैं सेक्शन फर्स्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अधिनियम हो, चाहे वो मेजर लॉ हो, चाहे वो माइनर हो, या फिर वो लोकल लॉ ही क्यों ना हो, सबके जो फर्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर किसी भी एक्ट का जो है शॉर्ट टाइटल, उसका कमेंसमेंट, ठीक है, एंड उसका जो है एक्सटेंट, विस्तार जो है दिया होता है, और वो ही यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है सेक्शन जो है इसमें सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। यहाँ पर 14 परिभाषाएं इस संहिता के अंतर्गत दी हुई हैं। इस वीडियो में हम जो कराएंगे केवल जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेन डेफिनेशन है उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा दी हुई है वास सुविधा की, एकोमोडेशन की, यानी कि वास सुविधा के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो देखिए, वास सुविधा के अंतर्गत है जिन भी कैंडिडेट्स के पास जो है एक्साइज ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो अपना बैरेक्ट प्लीज़ ओपन करके देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने वन लाइनर में ही क्या है कुछ एडवांस चीज़ें आप लोग अपने बैरेक्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एकोमोडेशन के अंदर जो है भवन शामिल किया गया है, भवन का कोई भाग शामिल किया गया है। अब चाहे उस भवन या भवन का जो भाग है उसे आवासीय रूप में यूज़ कर रहे हो या गैर आवासीय रूप में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भवन या भवन का कोई भाग जिसे आवासीय गैर आवासीय रूप में यूज़ किया जा रहा हो। साथ ही साथ अगर आप सेक्शन 2 के अंतर्गत जो फर्स्ट एकोमोडेशन की डेफिनेशन देखेंगे उसमें आप यही भी पाएंगे कि कृषि प्रयोजनों के लिए वो जो
ये जो भवन है इसका कोई जो पार्ट है वो कृषि प्रयोजनों के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी जैसे बात करें जैसे कि उस भवन में कोई भूमि है, खुला हुआ स्थान है, कोई सीढ़ी है, मैदान है, बगीचा है, गैरेज है तथा समस्त सुविधाएं और साधन जो उनके बीच हो करारनामे में अंगभूत हो। ये कहना चाहते हैं कि अगर जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के मध्य अगर एक एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में जिन जिन चीज़ों को एग्रीमेंट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जो भी मैंने बताया, भूमि, खुला भाग, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैरेज, सारी फैसिलिटीज़ जो वो यूज़ करते हैं और वो एग्रीमेंट में शामिल की गई हों, वो क्या कहलाई जाएंगी, वास सुविधा के अंतर्गत शामिल हैं जो होने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए दूसरी परिभाषा एग्रीमेंट की है कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट किसके मध्य होगा, सीधी सी बात है भाई, हम रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होगा और जो टेनेंट होगा उनके बीच में जो एक रिटिन, ठीक है, एक लिखित होती है, उसी को क्या कहेंगे, एग्रीमेंट है जो है कहते हैं। और यह जो है सेक्शन 2 के क्लॉज 2 के अंतर्गत ही डिफाइन किया गया है, करारनामा एग्रीमेंट। यहाँ पर हमने तीसरा क्लॉज नहीं छोड़ा, क्लॉज 3 के अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, वो इतना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आता है क्लॉज 4 जो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर की बात करता है कि डिफ़ॉल्टर कौन माना जाएगा, आदतन व्यतिक्रमी। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए व्यतिक्रमी कौन होगा, टेनेंट ही होगा। तो ये ऐसा कह रही कि ऐसा टेनेंट जो 12 महीने में, यानी कि 1 साल हो गया इनके, पर यहाँ पर आप 1 साल नहीं कर सकते, इन्होंने 12 महीने का टाइम खोला हुआ है, में 3 या अधिक बार देय तिथि पे, यानी कि उसने इन 12 महीनों में 3 से अधिक बार जो किराया देने की डेट थी उस पर पूर्ण किराया देने में वो क्या रहा है, असफल रहा है। 12 महीने में मिनिमम 3 महीने इन्होंने काउंट कर रखे हैं, कोई सा भी हो, और उससे अधिक बार। ठीक है, तो उसे आदतन व्यतिक्रमी कहेंगे कि भाई इसको आदत पड़ गई डिफ़ॉल्ट करने की, चूक करने की इसको आदत पड़ चुकी है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर काउंट रखनी है कि कितने समय तक, 12 महीने तक, और 12 महीने में कितनी बार, 3 या अधिक बार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जो है 5वां जो वर्ड डिफाइन किया गया है वो क्या क्या है, भवन स्वामी को, लैंडलॉर्ड वर्ड को। तो देखिए भवन स्वामी के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आएगा जो उस एकोमोडेशन, वास सुविधा से, जिसे 2(1) में आप पढ़ चुके हैं, से भाड़ा प्राप्त कर रहा है, भाड़ा प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा 525 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए जो हमने 6, 7, 8 जो है रिमूव कर दिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। जो 6 है, 6 में आपका नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपल एरिया को इंक्लूड किया गया है 26 के अंदर। 7 के अंदर जो है नोटिफिकेशन शब्द को ऐड किया गया है, और 8 के अंदर जो है ओल्ड एक्ट की बात की गई कि ओल्ड एक्ट कौन सा था, किसकी जगह पर ये आया है। ठीक है, उसके बाद 9 हम आपके सामने लेकर आए हैं रेंट, किराया क्या होगा, तो किराया इन्होंने क्या कहा, एक प्रतिफल माना है एक तरीके से, जो किराएदार द्वारा किसको दिया जा रहा है, भवन के स्वामी को दिया जा रहा है। और भवन का स्वामी कहाँ पर डिफाइंड है, 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है 210, 210 में इन्होंने डिफाइन किया है, देखिए रेंट कंट्रोलर को, भाड़ा नियंत्रक को। भाड़ा नियंत्रक कहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने केवल यहाँ इतना बताया कि धारा 7 के सबसेक्शन 1 में जिस अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है वो रेंट कंट्रोलर, भाड़ा नियंत्रक कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13, 12 यहाँ पर जरूरी नहीं है, रिपील्ड एक्ट की वहाँ पर बात की गई है। 13 कहते हैं कि सोशल न्यूसेंस क्या कहलाया जाएगा। तो देखिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 14 सेक्शंस हैं और 4 जो है इसके अंदर शेड्यूल है जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के राइट एंड ऑब्लिगेशन बताती हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि अकोमोडेशन का, यानी कि किराएदार द्वारा जो सामान्यतः वास सुविधा का उपयोग है वह अनुसूची 4 के अंतर्गत जो एंट्री 10 में सूचीबद्ध कोई भी या समस्त क्रियाओं के लिए कर रहा है तो सोशल न्यूसेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 14 है, 14 में लैंड यानी कि टेनेंट शब्द को जो है डिफाइन किया गया, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन एरिया पर। अभी तक हमने सेक्शन 2 में पढ़ा क्या, डेफिनेशन क्लोज। अब यहाँ शुरुआत होती है किसकी, सेक्शन 3 की। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब आप यहाँ पर बेर एक्ट पढ़ेंगे तो बेर एक्ट पढ़ने के लिए आप जब सेक्शन 2 के 14 क्लोज टेनेंट पर आएंगे तो वहाँ पर जो सब सेक्शन आपको क्लोज 2 मिलेगा, क्लोज में आपको जो इसमें एक पॉइंट मिलेगा A और B, उसको ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने यह कहा है कि मानो
अगर कोई पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ टेनेंट की बात की है तो मोस्टली वहाँ से प्री में क्वेश्चन पुट अप होता है, क्योंकि हम वन लाइनर में सारा आपको नहीं खोल कर दे सकते हैं, बट हम आपको बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और आप उसको बेरेक्ट से एक बार ज़रूर रीड आउट करें। यानी कि 2 के क्लॉज 14 का जो पार्ट 2 है उसमें यह बताया गया है कि मानो जो ये किराएदार है वो मोस्ट क्यों है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मानो जो ये टीनेंट है, किराएदार, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उस जगह का क्या होगा। भाई उन्होंने तो एग्रीमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर दूसरे का क्या ये कहता है सब सेक्शन में कि अगर वो घर जो है, जो जगह है जिस पर वो टेनेंट रहता था, वो उसको आवासीय प्रयोजन के लिए यूज़ कर रहा था, मतलब वहाँ पर वो रह रहा था, आवास कर रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो उत्तरजीवी होंगे, सर्वाइवर होंगे, उसकी जैसे पति या पत्नी, ठीक है, पुत्र पुत्री, माता और पिता, जो सामान्यतः उसके साथ उस वास सुविधा में परिवार के सदस्य के रूप में मृत्यु काल तक रहते हों, वो भी जो है टेनेंट की कैटेगरी में ही माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये बात करें कि भाई ये तो आ गई अगर वो उस जगह को वो आवासीय प्रयोजन से यूज़ कर रहा था, रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा था, बट अगर उस जगह को वो जो है एज ए बिजनेस पर्पज से यूज़ कर रहा हो, कमर्शियल पर्पज से यूज़ कर रहा हो, तो वास सुविधा को किराए पर दिए जाने के केसेस में उसके उत्तरजीवी बट क्या करते हो, जैसे पहले वाले में कहा कि वो जब उसकी मृत्यु हुई थी उसके साथ रहने चाहिए ज़रूर, ऐसे इसमें कहा गया है कि अगर उस जगह को वो एज ए बिजनेस या कमर्शियल पर्पज से यूज़ कर रहा था तो उसका पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, माता या पिता, जो सामान्यतः मृत्यु काल तक उसके परिवार के सदस्य के रूप में उसके साथ मिलकर उस बिजनेस को करते थे, तो ये लोग भी जो है टेनेंट की कैटेगरी में माने जाएंगे। ध्यान से आपको ये डेफिनेशन जो है पढ़नी है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 जो है वो एग्जाम देता है, छूट देने की बात कर रहा है कि भाई यह जो है रेंट कंट्रोल एक्ट है, बट सेक्शन 3 ने कह दिया एग्जाम्प्ट, छूट, कि भाई कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर यह अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। उन क्षेत्रों पर जो रेंट वाले मामले होते हैं उन पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। सीधा लिखा हो कि छूट संबंधी प्रावधान है जो जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि शासन का कोई डिपार्टमेंट है या शासन द्वारा प्रायोजित या स्वामित्व का कोई भी देखिए मंडल होता है, ठीक है, या फिर कोई भी निगम से संबंधित या उसके स्वामित्व का कोई वास स्थान, यानी कि निगम, ठीक है, या उसके किसके सरकार के स्वामित्व का कोई वास स्थान रहता है, या फिर लोकहित में छूट प्रदान कोई भवन होता है जिसको बट गवर्नमेंट जो नोटिफाइड करेगी कि लोकहित में छूट प्रदान है। अगर ऐसी वाली कंडीशन के भवन है, वास सुविधाएं हैं, तो सेक्शन 3 कहता है कि उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अब बात आती है सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 सीधी सी बात करता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट, क्योंकि भाई जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट होते हैं, किराएदार होते हैं, उनके मध्य एग्रीमेंट भी तो रहेगा ना, तो उसे टेनेंसी एग्रीमेंट यानी कि किराएदारी करार के संबंध में जो बात की गई है वो सेक्शन 4 के अंतर्गत की गई है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि सेक्शन बेस भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो छूट धारा 3 में दी हुई है और धारा 4 में जो है टेनेंसी एग्रीमेंट की बात की गई है। अब मानो जब से ये अधिनियम लागू हुआ है 6 नवंबर 2012 से, तो उसके बाद तो मोस्टली इसके रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे ही, बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले अगर कोई एग्रीमेंट शुरू हो गया था तो उस पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी भी समय जो है किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर तब तक नहीं लिया जाएगा, ना ही दिया जाएगा जब तक कि टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं हो जाए। वो तो सिंपल कर दिया, बट अगर कोई एग्रीमेंट पहले का हो तो यहाँ पर वही 3 देखिए कंडीशन हमने बताई हुई हैं कि अगर वो टेनेंसी जो किराएदारी है वो इस अधिनियम के पहले शुरू हो गई है, ठीक, बट अब उन्होंने क्या किया है, देखिए सीधा लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी वास सुविधा को भाड़े पर नहीं दिया जाएगा लिखित करार के बिना। बट बात किसकी आती है अगर वो मैटर पहले का हो, तो उन्होंने लिखा है कि पहले से निष्पादित कॉन्ट्रैक्ट को भाड़ा नियंत्रक के समक्ष दर्ज किया जाएगा। मानो भाई जो दोनों पार्टीज हैं, टेनेंट या फिर लैंडलॉर्ड, वो समझदार हैं, उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो है, बट इस अधिनियम के लागू होने के बाद वो उसे जो रेंट कंट्रोलर व्यक्ति होता है उसके समक्ष एक बार प्रस्तुत जरूर करेंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है, ठीक है, ये तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर एग्रीमेंट पहले हुआ रखा था तो उसको प्रस्तुत करेंगे, बट अगर उनके बीच किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं था,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो भवन स्वामी और किराएदार लिखित रूप में इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उन्हें लिखित रूप में इसको एग्जीक्यूट करना होगा और फिर उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष जो है क्या करना होगा, फाइल करना होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, क्योंकि सेक्शन 4 से इतने इसी में से आपसे क्वेश्चन पुट होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 5 भी देखिए, ये कहता है कि अगर ये कंसेंट की बात करता है कि अगर भाड़ा जो है कंसेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है, कहने का मतलब क्या है कि अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डेट फिक्स हो गई है, ठीक है, तो या फिर जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया कि भाई हम इस चीज़ का देंगे, और दोनों जो पक्षकार हैं यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है इस बात पर अगर सहमत है तो कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होती है। बट अगर ये कहते हैं ये कि मानो अगर उनकी कंसेंट नहीं होती है, तो अगर जो है उस रेंट को, किराए को देने की बात होगी तो कब दिया जाएगा, तो वो जो नेक्स्ट महीना होगा, ठीक है, यानी कि जिस महीने का वो किराया देना, उससे जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके 15वें दिन तक, यानी कि 15 तारीख तक वो किराया उसको देना होगा, और उनके बीच में रेंट को लेकर के किसी प्रकार की कंसेंट नहीं हुई है। तो ये एक तो आपको सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो 15 डेज वाला ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं लोग मोस्टली ड्यूरेशन से, या फिर अगर कहीं पर कोई ऑफिसर दिया हुआ तो उससे संबंधित क्षेत्र से ये लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 अब बात करता है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर भाई हमने एग्रीमेंट की भी बात कर ली है, अगर कंसेंट है पक्षकारों की इसकी भी बात कर ली है, बट अब बात करते हैं कि भाड़ा नियंत्रक अधिनियम की नियंत्रण अधिकरण की यदि रेंट को लेकर के, किराए को लेकर के किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो किसके समक्ष जाएगा, तो ये भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के समक्ष ही जाएगा, जिसका गठन सेक्शन 6 के अंतर्गत जो है किया गया। ध्यान रखिएगा, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का जो गठन किया गया है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग किया गया है रेंट कंट्रोल के, और इसका गठन कौन करेगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323B के अकॉर्डिंग एक अधिकरण गठित करेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भाग 14A जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, उसमें 2 आर्टिकल इंक्लूड किया गए थे, 323A और 323B है। 323A जो है वो तो प्रशासनिक अधिकरणों की बात करता है, और 323B जो है अन्य अधिकरणों की बात करता है जो प्रशासनिक मैटर से अलग है। तो यहाँ पर देखिए जो भाड़ा, अब ये भी तो ट्रिब्यूनल ही है ना, अधिकरण ही है, तो इसका गठन स्टेट गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग करेगी, बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग तो प्रशासनिक अधिकरणों का गठन हो रहा है प्रशासन वाले मैटर्स में, और यहाँ पर ये अन्य अधिकरणों की कैटेगरी में आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन जो है किसके अनुसार करेगी, तो अनुसंविधान के अनुच्छेद 323B के अंतर्गत करेगी। अब उस अधिकरण को क्या कहा जाएगा, उस अधिकरण को छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण है जो कि कहलाया जाएगा। अब देख लेते कि भी ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, इसका गठन सेक्शन 6 के अंतर्गत किया गया है, गवर्नमेंट करेगी, आर्टिकल 323B के अंतर्गत करेगी, और वो अधिकरण जो है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिकरण कहलाएगा। बट उस अधिकरण का ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन होगा, तो हाई कोर्ट या फिर जो जिला न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर जो जिला, जो हमारा मतलब कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जिला न्यायालय होता है, उसके जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनेंगे। अब बात आती है मेंबर्स की, इसमें देखिए कम से कम 2 मेंबर होंगे। अब इन्होंने मैक्सिमम संख्या इंक्लूड नहीं की है, मिनिमम कर दे कि 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, और साथ ही साथ इसका एक रजिस्ट्रार भी होगा। रजिस्ट्रार कौन होगा, सिविल जज, यानी कि जो सिविल जज होता है क्लास 1 और उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जो ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार होगा वो कौन बन सकता है, 1st क्लास सिविल जज या फिर उप सचिव की श्रेणी से नीचे का कोई अधिकारी जो है इसका अधिकरण का रजिस्ट्रार नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मली एक चीज़ और देख लेते हैं कि कभी ऐसा हो कि ये जो अध्यक्ष है इसका जो पद है वो रिक्त हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, चेयरमैन की पोस्ट
वैकेंट है तो क्या किया जाएगा, जो जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी को जो है एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा जब तक कि न्यू अध्यक्ष अपॉइंट नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हमने देखिए सेक्शन 6 तक आज इस वीडियो में आपको कराया है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेक्शन 6 का हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, 323B अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, अध्यक्ष कौन होगा, मेंबर कितने होंगे, रजिस्ट्रार किसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सेक्शन भी जो है इसका महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 से 14 तक के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ पर आपको रैंक कंट्रोल ही कराएंगे, बल्कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के लिए हम जो आपके ये लोकल लॉज हैं छत्तीसगढ़ के तीनों, रेवेन्यू एक्ट भी, एक्साइज एक्ट भी, और साथ साथ रेंट कंट्रोल हम करा ही रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा जो माइनर लॉज हैं जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उनको भी हम वन लाइनर में आपको इसी तरीके से कराएंगे। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ तक की वीडियोस में कि किस तरीके से हमने बेशक यहाँ पर चीज़ें वन लाइनर में किया, बट सारे सेक्शन के इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप किया है, और जिनको नहीं किया उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी उन कैंडिडेट्स के पास जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।